Yes, good evening. Let us continue the topic about the structure of atom and nuclei. तो अभी देखो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम के बारे में हमने काफ़ी कुछ लास्ट सेशन में डिस्कस किया ऑलरेडी। जैसे हमने देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसका जो सिग्निफिकेंस, उसके लिमिटेशंस और उसके पोस्टुलेट्स, और उसके ऊपर बेस्ड किस तरह से हाइड्रोजन एटम का और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो हमने सभी देखा। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमको थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, एंड व्हाट इज इट्स द फैक्टर्स which causing its stability, and what is its nuclear energy, and uh, how the unstable nuclei just undergo radioactive decay, and what are the laws of radioactive decay। ये सब हमको इस न्यूक्लियस के बारे में अभी आज की लेक्चर में करना है। सो ओके, यस, नाउ सो बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में तुमको बेसिक बात तो सभी को पता है ऑलरेडी कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट है। Protons and neutrons, these are contained in the nucleus of any atom, and and electrons are revolving in the circular orbit around the nucleus। okay, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो और इसमें भी एक बात याद रखो कि प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के साथ सेम होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोटॉन्स विल सेम इन नंबर एज न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ करते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स आर जस्ट न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज। बट मास के हिसाब से अगर देखा जाए, मास, सो मास के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम है। प्रोटॉन का मास, उसको अगर हम mp से डिनोट करेंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इट विल बी डिनोटेड बाय mn सपोज, देन mn और mp इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एटॉमिक मास यूनिट में अगर मेजर करते हो तो प्रोटॉन का मास आता है कुछ 1.0055 यूनिट AMU, एंड न्यूट्रॉन्स का मास आता है ऑलमोस्ट 1.0027 यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट्स। मतलब इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट 19-20 का फर्क है, जो स्लाइट डिफरेंस इज देयर। बट न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा कम है, बट नॉट मोर देन दैट। सो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट सेम इन द मास। ठीक है, और इसमें ये बात भी याद रखो कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं ए, और उसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज जेड। जेड मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। रिमेंबर, ओनली प्रोटॉन्स अगर काउंट करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोट करेंगे जेड से। लेकिन इफ वी कंबाइंड द मास ऑफ इफ वी कंबाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एज मास नंबर। ठीक है, उस एटम का मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, और एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द चार्ज। ओके, चार्ज के साथ वो कनेक्टेड है। और जो एटॉमिक मास नंबर जो है इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी टोटल पार्टिकल्स है तो उसको हम ए बोल सकते हैं, और जितने प्रोटॉन्स है उसको जेड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सपोज सोडियम फॉर एग्जाम्पल, तो सोडियम को हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐसे लिखा जाता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है और मास नंबर हमेशा इधर ऊपर लिखा जाता है। तो दिस इज द सिंबल, ओके, ऑफ एनी एलिमेंट।
तो सोडियम कैन बी रिटन लाइक 11 and 23. What does it mean? Sodium contains 11 proton in the nucleus, right? And 23 total protons plus neutrons are there in the nucleus of this sodium. करेक्ट है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन्स फिर कितने होंगे बताओ? What will be the number of neutrons then? 23 minus 11, क्योंकि प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, और टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 है. तो अगर प्रोटॉन्स 11 है तो बाकी बचे हुए तो न्यूट्रॉन ही रहेंगे ना. All this remaining part will be the neutrons. That's why we can say that the 12 neutrons are there in this sodium nucleus. Remember, again if we say carbon, carbon का हम लिख सकते हैं 6 and 12. What does this mean? Carbon nucleus contains 6 protons and 6 neutrons also. Okay. Even अगर हम suppose लिखते हैं कोई दूसरा एलिमेंट लाइक सपोज फास्फोरस, जिसका 15 और 31 इस तरह से उसको लिखा जाता है. अभी सोचो 15 मतलब क्या हुआ? 15 is the atomic number. That means number of protons in the nucleus of phosphorus is going to be 15. But okay, so basically this will be the phosphorus. Atomic number will be 15 and a mass number will be 31. What does it mean? There are 15 protons in the nucleus of phosphorus and 31 total number of neutrons plus protons are there in the nucleus of. So here this is the representation of any element, okay, of nucleus of any element. Okay, now see, there is a concept of isotopes and isobars. Most of you are familiar with this concept, I think so, because it was there in 11th standard also. What is isotopes? The two elements having the same atomic number but different atomic mass number are called as isotopes. Okay, मतलब जिनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर में सिर्फ वो डिफर करते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में कहा जाता है इट हैज 3 आइसोटोप्स. दैट मींस वी कैन से हाइड्रोजन इटसेल्फ 1 and 1, मतलब उसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है. तो इसलिए प्रोटॉन और एक ही प्रोटॉन ऐसे उसको बोलना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए उसका जो एटॉमिक मास नंबर है 1 है, इसका मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं. तो ये पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया. हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप जो है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, विच विल हैव 1 प्रोटॉन बट 2 total number of protons plus neutron, which means that it will have. चलो, तो बेसिकली ये हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, इसलिए उसको ड्यूटेरियम बोल सकते हैं. और ट्रिटियम जो होता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन which contains 1 proton but there are 2 neutrons, so combined together it will be 3. So atomic mass number is going to be 3, whereas the atomic number is only 1. तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होने के कारण उसका एटॉमिक मास नंबर 3 बनता है. ठीक है. सिमिलरली वी कैन आल्सो हैव द आइसोटोप ऑफ कार्बन. कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं. देखो, जैसे उसका 6 तो फिक्स रहेगा लेकिन 12 हो सकता है एटॉमिक मास नंबर, या तो फिर उसका एटॉमिक मास नंबर 13 भी हो सकता है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 14 भी हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी हो सकता है. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं these 3 are called as the isotopes of the carbon, like this. Even oxygen also have the isotopes, or even almost every element has the isotopes. All these isotopes are located in the same block of the periodic table. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जहां पे कार्बन रखा जाता है वहां पे उसके आइसोटोप्स भी रखे जाते हैं. सो दे हैव द सेम प्लेस, ऑल द आइसोटोप्स आर कंबाइंड इन द सेम प्लेस, क्योंकि तो पीरियोडिक टेबल जो हमारा अरेंज किया हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. इसलिए जिनका एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास नंबर चाहे क्या भी हो तो उसको हमको एक ही सेल के अंदर या एक ही ब्लॉक के अंदर इसको अरेंज करना पड़ता है. ये हो गया आइसोटोप्स के बारे में. ओके. दूसरा होता है आइसोटोन्स, सॉरी आइसोबार्स. आइसोबार, व्हाट डू मीन बाय आइसोबार? तो आइसोटोप का मतलब पता चला ठीक से. आइसोटोप्स मींस एटॉमिक नंबर सेम, तो Z इज गोइंग टू बी सेम बट
एटॉमिक मास नंबर विल बी डिफरेंट. ओके, ये हो गया आइसोटोप के बारे में. बट व्हाट डू मीन बाय दिस आइसोबार इज उल्टा उसके. तो atomic mass number will be same, but atomic number will be different. That is called as a isobar. अभी उसके एग्जांपल्स क्या है देखो. आइसोबार मतलब अभी जैसे कि हाइड्रोजन का, या चलो दो दो एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम है. जैसे देखो एक तो पोटेशियम या 40 और दूसरा है ये ऑर्गन. उसका भी मास नंबर 40 होता है, बट दोनों के एटॉमिक नंबर्स तो अलग अलग है. हम जानते हैं आर्गन का कितना है 18 और पोटेशियम का कितना है 19. लेकिन देखो उनको दोनों के मास नंबर्स जो है वो सेम है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे आइसोबार. रिमेंबर, आइसोबार इज आर द सम एलिमेंट्स which are going to be having the same atomic mass number but different atomic number like this, and this is called as isobar. Okay, और आइसोटोन भी होता है, आइसोटोन्स. that is also you have to remember it is the either there are the two elements which contain the same number of neutrons, means difference is going to be the same. तो दो एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोटोन. चलो ठीक है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन टाइप. तो डेफिनेशन फॉर्म में हम इसको लर्न करके रख सकते हैं. सिर्फ एग्जाम में सिर्फ तुमको इसके ऊपर डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार. वो भी लर्न करके रख सकते हो आराम से, बिकॉज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इनके बीच में अभी भी हमने देखा कि क्या उनके अंदर सिमिलरिटी है और क्या उनके अंदर डिफरेंस है. ठीक है, नाउ विल प्रोसीड फर्दर. That is about in the nucleus we have that there are two type of particles are there in the nucleus, that is protons and neutrons. Correct है? Yes. अभी इसमें मास के बारे में हमने तो बोल दिया कि मास के हिसाब से वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है. एग्जैक्ट सेम नहीं है बट फिर भी उनका दोनों का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. बट इफ यू कैन सी द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का इन दोनों के में से प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. बराबर, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और जब अगर सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 11 प्रोटॉन्स हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज 11 प्रोटॉन्स, दिस सपोज p all these 11 protons will have positive charge on them, and these positive charges will just try to repel each other. Correct है? There will be a repulsive force between two protons, right? But the nuclear force is also there. ठीक है, अभी यहाँ पर सपोज जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, और ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, चार्ज कितना भी हो न्यूक्लियर फोर्स सेम ही रहता है. बट दिस न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट 50 to 60 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट्स व्हाई this repulsive force between the proton and proton is overcome by the nuclear force, and that's why all these nucleons are held together inside the nucleus. तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये सारे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो इकट्ठा रहते ही इसलिए है क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा है. ठीक है, और इसकी वजह से ये जो सभी चार्जेस जो है या सभी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इवन इफ दे आर हैविंग द सिमिलर चार्जेस, in spite of there is a strong repulsive force in between them, still they are combined together in the nucleus because of that nuclear force. Remember, and nuclear force जो है तो वो ऐसा नहीं है कि जो लंबे डिस्टेंस तक काम करता रहे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स which follows inverse square law. That means the force depends on the square of distance inversely. तो जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना वो फोर्स कम होते जाता है और इंफिनिटी तक वो कम होता ही रहता है. ऐसा न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बिल्कुल नहीं है. न्यूक्लियर फोर्स का नेचर ही ऐसा है, it acts only in between this nucleus only. The nuclear force is effective
only and only within the nucleus. It is ineffective outside the nucleus. जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर चले जाएंगे, it will become zero, and it will be very strong inside the nucleus. And this is the nature of nuclear force, and this is the basic difference between nuclear force and electrostatic force or gravitational force we can see. So ये एक बात हमको समझनी है. और अभी हम देखेंगे कि there is a concept of mass defect. Okay, mass defect. यस जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन्स का जो मास है, वो दोनों को अगर हम सपोज कंबाइन करेंगे तो हमको पूरे न्यूक्लियस का मास मिलने वाला है. एंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज इटसेल्फ गोइंग टू द मास ऑफ होल एटम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइट एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एटम का मास मतलब न्यूक्लियस का मास, और न्यूक्लियस का मास मतलब उसके अंदर रहने वाले सभी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड मास. करेक्ट है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, देन इट विल बी ऑब्टेन टू बी, अभी सपोज एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर सपोज उसके अंदर Z इतने प्रोटॉन्स है और A इतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, तो उसका मास नंबर A है और एटॉमिक मास नंबर सपोज Z है, तो उसका टोटल मास कितना आएगा बताओ. We can call it as a theoretical mass. Okay, theoretical mass of the nucleus. How much it will be? तो Z protons का मास कितना होगा? Z times of mp. Correct है? Z times of mp. And how much will be the mass of neutrons combined together? How many neutrons are there? Actually, A minus Z will be the number of neutrons. Do you agree with this? A minus Z. So इतने न्यूट्रॉन्स है और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? Mn के बराबर, Mn. So we can just write down the mass of neutrons combined together to be simply A minus Z into Mn. समझा ठीक से? So this can be calculated as the mass of any nucleus. For example, if you want to find out the mass of sodium nucleus, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास नंबर है 23, तो theoretical mass of sodium will actually be equal to 11 times Mp plus, अब देखो न्यूट्रॉन्स कितने हैं वहां पे, 23 माइनस 11 क्या बनता है 12. सो इसलिए वहां पे आएगा 12 टाइम्स Mn. ये समझा ठीक से? इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द थ्योरेटिकल मास ऑफ एनी एटम और न्यूक्लियस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? ओके, बट रिमेंबर दैट दिस मास, this is the theoretical mass actually we can see, but this mass is never obtained practically. अगर प्रैक्टिकली हम मेजर करेंगे किसी भी न्यूक्लियस का मास, तो इस थियोरेटिकल मास से थोड़ा कम मिलता है. इट्स कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड मास. ओके, ऑब्जर्व्ड और वी कैन से प्रैक्टिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस. सो ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस is always going to be less than the theoretical mass of the nucleus. Okay, and the why this difference is there? The difference between these two is actually called as mass defect. Okay, mass defect, which is denoted by delta M. So what is the formula for delta M? So delta M will actually be equal to the theoretical mass of a nucleus minus observed mass of that nucleus will give us the mass defect. Remember, mass defect. And what is the reason behind this? अभी वो वैसे तो कोई किसने प्रूव नहीं किया है कि what is the reason behind this, but it is assumed. Yes. So it is assumed that the theoretical mass or observed mass happens to be less than the theoretical mass for some specific reason. वो reason मैं explain करता हूँ. देखो होता क्या है कि अभी जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ये समझो न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर सभी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इकट्ठा करने हैं हमको. तो ये न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम कुछ ना कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखता है. ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है. After all, it is not proved. It's a theory. This theory tells us simply that in the time of formation, when the nucleus was formed, some mass of the nucleus has been lost, destroyed.
and that mass has been converted into energy according to the Einstein's mass energy relationship, which already we know that E is equal to mc square, m into c square. ये आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप है जो ये कहता है कि इफ सपोज m इतना मास अगर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, इफ m मास डिसअपियर्स, then the equivalent amount of that mass, that is mc square, this much amount of energy will appear instead of that mass. तो जब अगर m इतना मास अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी वजह से m into c square इतने अमाउंट का एनर्जी हमको मिलता है. That means Einstein's mass energy relationship simply tells us that mass can be converted into energy, or energy can also be converted into mass. But here we can see clearly that whenever the new nucleus is formed, during this formation of the nucleus, some small amount of mass has been lost. That small amount of mass has been converted into energy according to this equation, and that energy becomes binding energy, which is required for all these particles in the nucleus to be held in it. तो इसका मतलब this is the energy due to which all these nucleons are just bound together in the nucleus. इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बांध के रखने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए कि नहीं. वो एनर्जी कहाँ से आया? वो एनर्जी ये मास जो डिस्ट्रॉय हो गया, उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से ही वो एनर्जी बन गया, और वो एनर्जी सभी पार्टिकल्स को बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर, ये एज्यूम किया जाता है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास डिफेक्ट. व्हाई दिस मास डिफेक्ट appears? Why this theoretical mass? Because at the time of formation of nucleus, some mass has been lost, and that mass gets converted into energy according to this Einstein's mass energy relation, and that energy becomes the binding energy which is required for all the nucleons to be bound in the nucleus together. Okay, so accordingly we can just get the binding energy here. मास डिफेक्ट मिल गया ठीक से. मास डिफेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देखो. तो theoretical mass we can just put it here and get that z into mp plus here it is a minus z into mn. This is going to be the theoretical mass, and if we just subtract the observed mass from it, then this will become the binding mass defect it is called. This delta m is called as mass defect, and this mass defect when multiplied with c square, so delta m into c square will actually become binding energy, which is the energy required or we can say the energy with which all these nuclear particles are bound together in the nucleus. और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल दीज न्यूक्लियर पार्टिकल्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियस. तो मतलब न्यूक्लियस में से इस हर एक पार्टिकल को डिटैच करने के लिए, ठीक है, तो डिटैच करने के लिए जितना भी एनर्जी लगेगा, सभी पार्टिकल्स को अगर हमको सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए जो भी एनर्जी हमको लगेगा न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, मतलब इन शॉर्ट, तो वो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं. रिमेंबर, बाइंडिंग एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टू वेज. बाइंडिंग एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो ये कि द एनर्जी विथ व्हिच ऑल द पार्टिकल्स आर बाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. और दूसरा डेफिनेशन उसका ये भी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड विद द मास डिफेक्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर. रिमेंबर, इसमें एक बात यहाँ पे नोट करो कि डेल्टा एम जो है, डेल्टा एम कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स. ओके, एंड बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एंगस्ट्रॉम यूनिट और AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है ना. और ये तुमको पता होगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक्चुअली एक प्रोटॉन के मास के बराबर हुआ करता है, जो कि 1.67 इंटू 10⁻28 किलोग्राम के आसपास हुआ करता है. ओके, सॉरी 27. So this is the atomic mass unit, and if we express this delta m in terms of 1.67, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो भी हमको मिलेगा वो जूल्स में मिलने वाला है, राइट. बट वी कैन हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन वी कैन जस्ट प्रूव दैट द एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू 1 AMU, इफ डेल्टा m, मतलब ये जो एक AMU इतना मास अगर लॉस हो जाता है,
तो उसके करस्पॉन्डिंग में बाइंडिंग एनर्जी कितना मिलता है हमको, सो इट कैन बी प्रूव टू बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेंबर ये एक जस्ट चेक पॉइंट है याद रखने के लिए, और इवन न्यूमेरिकल्स के अंदर या एक इवन एमसीक्यूज के अंदर भी यूज करने के लिए कि व्हेन 1 AMU ऑफ मास इज लॉस्ट the binding energy of 931 mega electron volt will be produced, and 1 electron volt तुमको पता है ऑलरेडी 1 electron volt कितना होता है 1.6 into 10⁻⁹ joules. Okay, so accordingly we can just convert this binding energy into electron volt, and we can just use this delta m in terms of AMU and get this proper binding energy in terms of electron volt in this way. Okay, so this is the binding energy, concept of binding energy here. And there is a concept of binding energy per nucleon. Why is it necessary? Because see, अगर suppose ये अलग अलग न्यूक्लियस जब हम कंपेयर करेंगे, yes, any doubt to anybody? ओके तो देखो ठीक है, यहाँ पे अगर हम अलग अलग न्यूक्लियस कंपेयर करेंगे तो जिसके अंदर सपोज 4 पार्टिकल्स है उनका बाइंडिंग एनर्जी सपोज मान लो 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, जिसके अंदर सपोज मान लो 10 पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड टुगेदर। ओके, उसको न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, और उसका सपोज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सपोज कुछ 87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है, ये चलो 82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है, आसपास है। ठीक है, या आगे जाते हैं तो इसका मतलब रहने के बाद क्या है ना कि जितना जितना ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ता जाएगा उतना उसका बाइंडिंग एनर्जी भी तो बढ़ता जाएगा जरूर। अगर हम दूसरा एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसके न्यूक्लियस के अंदर मान लो 20 टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, तो उसका साइज भी तो बड़ा होगा। अभी साइज बड़ा होने से और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होने की वजह से उनको बांध के रखने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी लगेगा ही नहीं, जरूर। तो इनको बांध के रखने के लिए अगर मान लो कि एक ये 20 न्यूट्रॉन्स है तो इनको बांध के रखने के लिए सपोज एक ऑलमोस्ट 150 या 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी उनको लगता है। इट हैपन्स, दैट मीन्स जितना हम ज्यादा न्यूक्लियॉन्स एंटर करते जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उनको बांध के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए उतना बाइंडिंग एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली। बट इफ वी टेक द रेशियो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 4 न्यूक्लियॉन्स को पकड़ने के लिए 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालेंगे, ये यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है, उनको पकड़ के रखने के लिए 82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिक्वायर्ड है। इधर सपोज 20 न्यूक्लियॉन्स है, उनको बांध के रखने के लिए 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी जरूरी है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे ना तो देखो यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय 4 will come out to be almost 8, right? 8 के आसपास आ जाएगा। इधर भी 82/10 will come out to be almost 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इवन यहाँ पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस 150 to 20 तो इट विल कम आउट टू बी सिंपली 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है, उनको बांधने के लिए 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लगता है, तो एक पार्टिकल के ऊपर कितना एनर्जी आएगा? ठीक है, अगर 4 को बांधने के लिए 32 इतना एनर्जी लगता है, तो पर न्यूक्लियॉन कितना एनर्जी डिवाइड हो गया? ये 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। तो यू कैन से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गोइंग टू बी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन का एनर्जी जो है वो 8 मिलता है, वो चाहे फिर प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो वो इसका 8 मिल गया। इस केस में कितना है देखो, 82 डिवाइडेड बाय 10 इट कम्स आउट टू बी 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस वी हैव डिवाइडेड द 82 बाय 10, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको 8.2 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया देखो, वी हैव डिवाइडेड दिस 150 बाय 20, so 150 is the total binding energy of that nucleus. It is divided by the number of nucleons in that nucleus, so that we can get the binding energy per nucleon. So what is the formula for binding energy per nucleon in general? The total binding energy divided by number of proton plus neutron.
combined together. That is called atomic mass number. Correct है? And this binding energy per nucleon was expected to be constant. Basically, we can see the binding energy per nucleon is supposed to be constant, but if we observe its variation, see here, if we draw a graph between binding energy per nucleon on the y-axis and suppose the mass number on x-axis, atomic mass number on x-axis. Okay, so we come to know that for the, और यहाँ पे जो है अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लाइक दिस. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 8 जो है ना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है. इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, और पता चलता है कि जब हम अलग अलग एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल के देखते हैं तो पता चलता है कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उनका बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत कम है, लेकिन वेरी सुन, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 30, जब 30 मास नंबर को हम क्रॉस करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट फास्फोरस के ही आसपास, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8 को क्रॉस कर लेता है. ठीक है, इट बिकम्स मोर देन 8 एंड हेंस द बाइंडिंग एनर्जी रिमेन्स above 8 and goes on increasing and becomes maximum at a particular point at 56 almost, which is the atomic mass number of iron. If you remember, 56 is the mass number of iron. तो आयरन के बारे में उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास बनता है. याद रखो ठीक से, 8.5 दिख रहा है सबको? Yes. Okay, so it becomes maximum at 56, that is for iron, and then again goes on decreasing further. As we increase the atomic mass number further, then it goes on decreasing and falls below this 8 after this 100 or 92 के आसपास या 80 के आसपास. 80 के आगे जो है वो ऑलमोस्ट नीचे ध्यान रखता है और 8 से कम हो जाता है. अभी देखो ये पूरा जो ग्राफ है, it gives us an idea about stability of nucleus, how it is. See, for the nucleons which are less than 30, मतलब जिनका atomic mass number less than 30 है, they are not stable, their nuclei are not stable because their binding energy per nucleon is less than 8, and जिनका binding energy per nucleon greater than 8 है, तो 8 को क्रॉस करता है, तो they are most probably stable nuclei, and the most stable nuclei is at 56, that is of iron. आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे स्टेबल होता है, और जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं. देयर आर सम एलिमेंट्स which contain whose nucleus contains neutrons which are almost double to that of the protons, और चलो डबल नहीं तो 1.5 गुना तो है, 1.5 गुना के आसपास के इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो ये न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उतने सारे एलिमेंट्स को, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखने के लिए जितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उतना टोटल होता नहीं है. तो उसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नीचे गिर जाता है, 8 से नीचे आ जाता है, एंड दीज न्यूक्लियाई आर वंस अगेन दे आर अनस्टेबल. सो मींस द न्यूक्लियस जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो कौन से है? लेस देन 30 एंड जिनका एटॉमिक मास नंबर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 80 या 100 है, वैसे न्यूक्लियाई. ठीक है, दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज अनस्टेबल न्यूक्लियाई. एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज जो लेस नंबर वाले, मतलब 30 एटॉमिक मास नंबर से कम एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई है, दीज न्यूक्लियाई ऑलवेज ट्राई टू अंडरगो फ्यूजन, मतलब the two nuclei combine together to form a single nucleus of bigger atomic mass number, मतलब जिसका atomic mass number इस रेंज में आ जाए वैसे बनने के लिए वो ट्राई करते हैं. ठीक है, और ये जो एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लियाई है जिनका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सो दीज न्यूक्लियाई ट्राई टू अंडरगो फिजन मतलब ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर एलिमेंट्स. ठीक है ना, which have the atomic mass number in this range once again.
सो इस रेंज के अंदर या इस 56 के आसपास जिनका एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो सबसे स्टेबल होते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये न्यूक्लियर को तोड़ना या उनको फिजन या फ्यूजन कराना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये आयरन के आसपास के जो है, ठीक है, जो यहाँ पे 30 से आगे के और यहाँ पे 80 से कम के वाले जो न्यूक्लियर है उनके न्यूक्लियस के अंदर कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, जैसे फिजन या फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये जो 30 से कम एलिमेंट्स, 30 से कम एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियर है उनका जरूर न्यूक्लियस का रिएक्शन हम कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके अंदर दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर सो एज टू गेट अ बिगर न्यूक्लियस इन दिस वे। और जो 80 के ऊपर जो है जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है, सच न्यूक्लियाई ऑलवेज ट्राई टू अंडरगो फिजन रिएक्शन। फिजन जैसे तुमको पता है कि यूरेनियम के ऊपर जब हम 3 न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं तो इट गेट्स स्प्लिट अप इन डॉटर एलिमेंट्स। सो ये इस टाइप के जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो कैरी आउट किए जा सकते हैं फॉर द एलिमेंट्स हुज मास नंबर इज ग्रेटर। और इवन these nuclei are unstable and they always tend to become stable by undergoing some nuclear reactions। और अगर चलो ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं भी हो तो भी वो रेडियोएक्टिव बनते हैं। रेडियोएक्टिव दैट मींस दे spontaneously emit the alpha beta and gamma rays from the nucleus, and whenever the alpha beta and gamma rays are emitted they just get converted into another nucleus which is more stable than this one here. So in this way they always try to acquire stability just by undergoing either fission reaction or by emitting the alpha beta and gamma rays spontaneously in this way. So that is the special test of instability। मतलब ये अनस्टेबल है, इसका प्रूफ क्या है कि वो रेडियोएक्टिव है, ठीक है, और फिजन रिएक्शन शो करते हैं। और ये अनस्टेबल है, इसका प्रूफ क्या है, दे just try to acquire stability by combining or getting fusion। तो ये these nuclei undergo fusion और fission में फर्क समझ में आया ठीक से। फ्यूजन मतलब क्या, when the two nuclei combine together to form a bigger nucleus then it is called as fusion, okay। And when the single nucleus just breaks up into two different parts then it is called as the fission। Remember, fission always takes place for the heavy elements and fusion takes place for lighter elements, and this graph actually gives us an idea about stability of nucleus। Remember, ये जो है stability के बारे में आपको आइडिया देता है। So this is all about the construction of nucleus। So in the tomorrow's lecture we will see how the radius of nucleus can be found out, okay। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम अभी आगे चल के कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आई लाइक टू आस्क इफ you have any doubt in this lecture you can just put it in the chat box or just unmute yourself, you can discuss it now, otherwise this lecture has been finished, we'll just end it soon।